हाँ जी, ये लास्ट जो वीडियो में हम कर रहे थे, लास्ट टॉपिक वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपने रेजिस्टेंस लगाया, करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाया, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द सेम वे द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर इज आल्सो कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अच्छा जी। अब ये रियोस्टेट है, इसको चेंज करके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया जा सकता है ना। तो मैंने अलग अलग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को, यहाँ से इसको मैंने चेंज किया, इसकी रीडिंग चेंज की है ना, तो मैंने इसके अलग अलग रीडिंग ले ली। ठीक है, और जब यहाँ से चेंज करा तो एमीटर की रीडिंग भी चेंज होगी, यानी हर वोल्टेज के अक्रॉस, जैसे आपने वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट सेट किया, उस टाइम मान लीजिए आपने करंट, या आप उसका ऐसा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने वोल्टेज स्टार्टिंग में 2 वोल्ट लिया और उसमें करंट आया 1 एम्पियर, फिर आपने इसको 4 कर दिया और इसकी रीडिंग ली, मान लीजिए 2 एम्पियर है ना, ये अब बाई डिफॉल्ट आ रही है। ठीक है, ये 6 लिया या 3, ये 8 लिया या 4 है ना, इस टाइप से आया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू बोलूँ मैं, तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में कितना 2 ओम, दूसरे में भी 2 ओम, तीसरे में भी 2 ओम, चौथे में भी 2 ओम, क्योंकि कंडक्टर तो होगी ना, रेजिस्टेंस तो सेम ही आएगा। तो देखो आर वैल्यू कांस्टेंट आ रही है ना, तो अगर आप वी और आई के बीच में ग्राफ बनाएंगे, जैसे अलग अलग पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, वी में, वी का पहला पॉइंट हो गया, वी की तरफ कितना 2 और 2 की तरफ कितना 1, तो इस टाइप से पॉइंट बन जाएंगे आपके सेकेंड थर्ड। इनको जब आप स्मूथ लाइन से जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पर प्रैक्टिकली आप करोगे तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। क्या आ सकता है? थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि वो हमेशा लगभग कांस्टेंट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तब आपके पॉइंट सारे एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे, तब भी फिर आप एक लाइन ऐसे खींचोगे जो स्ट्रेट लाइन खींचोगे जो सबके एकदम पास से होकर निकल रही है। ठीक है, चलिए, तो अब देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या लिखा है। अब मैं अगर सिंपल आपको ये एक टेबल दूं, तो टेबल से आप क्या बना सकते हो? एक तो ग्राफ बना सकते हो, और स्लोप निकालने के अब 2 तरीके हो जाएंगे। तो स्लोप निकालने का तरीका, हर जगह v बाई आई कर लो, आ जाएंगे। जैसे सेम आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, सेम नहीं आ रहे हैं तो इनका एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? इनका एवरेज। जैसे 4 रीडिंग मान लो, या 2 या 3, इतना जो डिफरेंस नहीं आएगा, या 2, ये 2.1, ये 1.9, ये 2.2, तो इन सबको ऐड करो और नंबर ऑफ क्वांटिटीज का डिवाइड कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। या अगर आप ये एंगल मेजर कर पाते हो, ये एंगल मेजर करने के आपके पास सुविधा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा जी, तो देखो वी आई टेबल से क्या क्या किया जा सकता है। वी आई टेबल देगा तो आप क्या बना सकते हो? ग्राफ, और ग्राफ से एक आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, वी बाई आई करके। ये देखो फिलहाल 2 आ रहा है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2, और अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। और देखिए छोटी छोटी बातें कि जो आपका मैंने कहा, जो मैंने कहा कि V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू कितना होता है? आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। ठीक है, मान लीजिए 2 ओम रेजिस्टेंस है और इसके अंदर करंट फ्लो रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर। ठीक है, ये किस सर्किट का पार्ट भी हो सकता है, सिंपल ये। ठीक है, अच्छा, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में 2 ओम करंट, 2 ओम रेजिस्टर में 5 एम्पियर करंट फ्लो है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, तो V इक्वल टू आई आर लगाओगे। V क्या होता है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, करंट किधर से ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है ना। हाँ जी, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? VA माइनस VB, क्योंकि ये हाई पे है ये लो पे है, इक्वल टू V इक्वल टू आई वैल्यू 5 into 2 यानी 10 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स VA माइनस VB। अब देखो अगर मैं आपको VB की वैल्यू भी दे देता, जैसे मैं कहता VB है 5 वोल्ट, तो आप यहाँ पे 5 वोल्ट रखते हैं, इधर लाके तो क्या आ जाता है 15 वोल्ट। या मैं आपको इसकी वैल्यू दे देता, मान लो 5 वोल्ट, तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट रखते तो VB की वैल्यू आ जाती है -5 वोल्ट। कितनी आ जाती है? -5 वोल्ट। यानी अगर मैं एक पॉइंट का पोटेंशियल दूंगा तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दोनों ही पॉइंट का नहीं दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए जी, अभी तक जो आप पोटेंशियल डिफरेंस जितनी डिवाइस के अक्रॉस जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस, वो कौन कौन सी हैं भाई? आप एक तो कैपेसिटर के अक्रॉस जानते हैं, है ना, कैपेसिटर हो
जिस पे चार्ज Q हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इसके अक्रॉस, Q बाई सी। एक रेजिस्टर के अक्रॉस जान रहे हैं, अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा हो, R रेजिस्टेंस हो, तो V की वैल्यू होती है IR। और तीसरा भाई आप ये भी जान रहे हैं कि बैटरी के ऊपर तो निकालना नहीं पड़ता, सीधा वोल्टेज लिखा ही होता है। इसमें करंट की डायरेक्शन में जिधर से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसमें भाई पॉजिटिव प्लेट जिधर होगी वो हाई पोटेंशियल होगा और ये कैसा होगा, लो पोटेंशियल। नेगेटिव प्लेट की तरफ बैटरी में जिधर ये बड़ा टर्मिनल आता है वो हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल। यानी ये अगर मैं आपको तीन डिवाइस दूं तो आप उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कौन सा हाई पोटेंशियल होगा और कौन सा लो पोटेंशियल, है ना। देखिए एक छोटा सा सवाल करते हैं, जैसे मैं आपसे दूं सिंपल सा आपको बताना है। देखिए मान लीजिए ये कोई बैटरी है, ये है 20 वोल्ट की, ठीक है। मैंने कहा ये वाला एंड 0 वोल्ट पे है, तो ये वाला एंड कितने पे होगा, देखो इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी। अब बैटरी कोडिंग ये हाई पोटेंशियल पे, तो इसको लिख लो VA माइनस VB। और जो पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी के ऊपर तो सीधा लिखा रहता है ना, अगर रेजिस्टर होता तो IR से निकालना पड़ता, कैपेसिटर होता तो QIC से निकालना पड़ता, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो इक्वल टू 20। आप तो हमेशा लिखो, जो दे रखा है उसको छोड़ा तो डायरेक्ट लिख लो। अब आपको जो दे रखा है उसकी वैल्यू रख दो इसमें, 0 माइनस VB इक्वल टू 20। तो VB की वैल्यू मेरे हिसाब से -20 वोल्ट आ गई। बात समझ आई? अच्छा जी, दूसरा देखो, जैसे मैंने आपको ये वाली बैटरी दी, एक बैटरी ये, एक बैटरी ये, ठीक है। ये दिया मैंने 5 वोल्ट की, ये दी 10 वोल्ट की, और ये एंड दिया 2 वोल्ट पे। मैंने कहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो इसको मान लो A और इसको क्या मान लो B। तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है तो आप जाओगे, देखो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 5, तो VA माइनस 5। फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो देखो अब ये बड़ी वाली लाइन की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो +10 इक्वल टू कहाँ पे पहुँच गए भाई आप, VB पे पहुँच गए। तो आपके पास कितना हो गया, VA माइनस VB इक्वल टू, ठीक है, VA माइनस VB इक्वल टू, इधर ले जाओगे तो 10 माइनस का 5 प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 VA माइनस VB। VB वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2, तो कितना आ जाएगा, 2 को उधर ले जाओगे तो प्लस, VA इक्वल टू आ जाएगा -3 वोल्ट। कितना आ जाएगा, -3 वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी, अब किधर से चल सकते हैं, आप चाहो तो इधर से इधर चल लो, चाहे इधर से इधर चल लो। तो देखो आप यहाँ से लोग VA सिंपल चलते जाओगे तो कोई डिवाइस नहीं लग रही, तो वोल्टेज VA है। इसके बाद एक डिवाइस आ गई तो 5 वोल्ट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, भाई आप इधर जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज कितना 5 वोल्ट आप इधर आ गए हो, ठीक है। अब इधर से आप इधर जाओगे तो 10 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, तो +10, उसके बाद आप कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, VB हो गया। वही बात समझ में आ रही है? चलिए जी, और देखिए सिंपल से सवाल, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ठीक है, चलिए इतना ही। ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ से 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। मैंने कहा VA माइनस VB निकालिए, तो देख हमारी बात आप सबसे पहले देखो यहाँ पे आगे VA, यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, भाई डिक्रीज हुआ, देखो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है ना, तो इधर आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो डिक्रीज हुआ तो माइनस कितना, भाई इसमें निकालना पड़ेगा, रेजिस्टर दे रखा है, रेजिस्टर में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है IR, तो I इंटू R कितना हो गया भाई 4 हो गया। अच्छा, अब इधर से आप इधर जाओगे, रेजिस्टेंस को आपने क्रॉस कर लिया, फिर से पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, पर इस बार कितना हो रहा है 10, इसमें तो डायरेक्ट लिखा रहता है इक्वल टू कहाँ पहुंच गया VB पे। तो आपके पास VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 वोल्ट, कितना आ जाएगा 14 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और देखिए, अगर मैं इस बैटरी को इधर और इस रेजिस्टर को इधर लगा देता, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कर देता कि ये बैटरी को इधर लगा देता, रेजिस्टर को इधर लगा देता, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में A B, वही करंट 2 एम्पियर, ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम। तो देखो अब क्या होता, सिंपल तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, देखो VA माइनस, सीधा गए तो बैटरी है, बैटरी पे तो डायरेक्ट लिखा रहता है, तो बैटरी की टेंशन नहीं है 10, फिर आप आगे गए तो करंट कितना IR से निकालना पड़ेगा ना, तो
टू करंट आ रहा है पूरी ब्रांच में, 2 × 2 कितना हो गया 4, क्या हो रहा है डिक्रीज इक्वल टू वीबी। देखो अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते तब क्या होता, देखो बस क्या किसकी पोजीशन चेंज हुई, इसकी और इसकी, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, है ना जी। तो कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही माइनस का 14 होगा, वी माइनस वी इक्वल टू प्लस 14 आएगा, बात समझ में। तो अगर एक ही ब्रांच में बैटरी और रेजिस्टर लगे हुए हैं तो उनको इंटरचेंज किया जा सकता है, इसको चाहे पहले लगा लो चाहे इसको बाद में, ठीक है। हाँ एक ही ब्रांच में ना, इनके बीच से कोई भी ब्रांच पास नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ से जंक्शन बन गया बीच में से कोई ब्रांच पास होगी तब आप इसको जंक्शन के इधर उधर नहीं ले जा सकते। पर अगर एक ही ब्रांच में रजिस्टर और बैटरी लगे हुए हैं तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, इसको इधर बना सकते हैं और इसको इधर बना सकते हैं, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैं आपसे बोलूँ एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, चलिए ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 5 वोल्ट, यहाँ से 1 एम्पियर, ये ए, ये बी। चलिए भैया वी माइनस वी लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ से वी ए माइनस करंट कितना जा रहा है तो डिक्रीज होगा कितना, आई आर, आई कितना 1, आर कितना 1, तो आई इंटू आर कितना हो गया 1। चलिए अब इसका आगे निकलिए, माइनस का 5 डायरेक्ट लिखा हुआ है, चलिए इसका आगे निकलिए, देखो करंट तो सेम ही रहेगा पूरी ब्रांच में 1 एम्पियर, तो कितना हुआ भाई 3, आई इंटू आर 3 इक्वल टू वी बी, बोल हो गया। अच्छा तो कितना हो गया वी ए कितनी माइनस वी बी इज इक्वल टू 8 एंड 9 वोल्ट हो गया क्या। अब इनमें से मैं वी ए या वी बी में से किसी एक की वैल्यू देता तो क्या आप दूसरे की निकाल पाते हैं? यस सर, वी ए की देता तो यहाँ पे वी ए रख देता, वी बी की देता तो यहाँ पे वी बी रख देता है ना। अच्छा जी, तो जब भी आपको एक वैल्यू दे इसकी या इसकी तो आप उसको वैल्यू को छोड़ो, पहले वी ए माइनस वी बी निकाल लो और फिर जो वैल्यू दे रखी है फिर पुट कर दो ना। अच्छा इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता था, देखो मैं बैटरी और रेजिस्टर की पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकता था, तो ये सर्किट और दूसरा सर्किट देखो ए, इस सर्किट को मैं ऐसा भी बना सकता था, देखो बी। तो देखो इसको आप इधर लाओगे और बैटरी को इधर, तो बैटरी तो 5 वोल्ट की है और ये 3 और ये 1 कितना हो जाता 4 बाई सीरीज में ना, कितना हो जाता 4 ओम, और करंट वही कितना चलता 1 एम्पियर। तब भी आप देखो वी ए माइनस डायरेक्ट लिखते 4 माइनस 5 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हो जाती 9 वोल्ट। कितनी हो जाती 9 वोल्ट। क्या कर पाते आप ऐसे? ओके नेक्स्ट देखिए, एक सर्किट बनाते हैं। ये 1 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। ऐसा सर्किट दिया, आपको पूछा फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, सभी रजिस्टर में से आपको करंट निकालना है, ठीक है। अच्छा अब सिंपली चलिए एक जगह रेफरेंस पॉइंट मान लिया, 0 वोल्ट कहीं पे मान लीजिए पूरे सर्किट में जहां आपको अच्छा लगता है, तो इसको 0 मान लो। तो अभी भी आपको क्या था, तो ये 0 है तो ये 10 वोल्ट होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो एक बैटरी लगी है ना, आप बाकी सर्किट को छोड़िए, ये 0 है तो ये कितना होगा 10 का है, पोटेंशियल पे जा रहे हो। अच्छा ये 0 है तो ये कितना होगा 0। अच्छा जी ये 0 है तो ये वाला 5 वोल्ट होगा पक्का, ठीक है। चलिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना सर्किट में, एक मिनट, एक बार आप सर्किट को दोबारा बना लीजिए, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है ना।
ऐसा नहीं कर नहीं सकते इसको सॉल्व, पर अभी आपको इतने रूल बताएंगे जो सॉल्व करने वाले ना, आगे आगे कर लेंगे, ठीक है। अभी इस सर्किट को थोड़ा सा सिंपल बना लीजिए, ऐसा 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 ठीक है, ऐसा ठीक है। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, बात समझ आई? अच्छा जी, तो इसको जीरो माना तो ये वाला है कितना 10 पे, ये जीरो तो ये जीरो पे, ये जीरो तो ये 20 पे, ये जीरो पे तो ये कितने पे नहीं बता सकते, क्योंकि बैटरी में तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहता है। अब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने तो आई आर चाहिएगा, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिएगी, आई की। किसकी वैल्यू चाहिएगी मुझे, आई की। तो आई तो निकाल लेंगे, आई तो मुझे पता नहीं है इसमें कितना करंट जाएगा। भाई ये जीरो हो गया, अगर मैं इस पॉइंट को पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो पहले मुझे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे यहाँ पे मुझे पता है पोटेंशियल 20 इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो तो होगा आई आर के हिसाब से ना, तो आई तो पता नहीं है ना। तो आप देखो, अगर गौर से देखो तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर एक ही ब्रांच में, जैसे इस ब्रांच में देखो बैटरी और रेजिस्टर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, बैटरी और रेजिस्टर तो बैटरी और रेजिस्टर की पोजीशन को क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। तो आप इस 2 ओम को इधर से निकाल के इसी ब्रांच में इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो बैटरी को इधर, रेजिस्टर को इधर, तो जब ये 2 ओम इधर जाएगा तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, इधर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 ओम, कितना हो जाएगा 5 ओम। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाए 0 और इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाए -5, कितना लिख पाए -5। अब देखो, क्या तुम्हें इस रेजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यस सर। पहली बात तो करंट किधर चलेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी इधर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस 20 और रेजिस्टेंस कितना है 32, तो वैसे करंट की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 यानी 10 एम्पियर, क्लियर। अच्छा जी, मैं कहूं इन दोनों का इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 25, तो ये 20 और ये -5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 25। इनमें हायर पोटेंशियल पे कौन है 20, तो करंट चलेगा इधर, और कितना चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 25। अच्छा जी, ये 20 ये -5, अच्छा रेजिस्टर की वैल्यू टोटल कितनी है 5, तो कितना चलेगा भाई साहब करंट वैल्यू 5 एम्पियर, तो इधर आया 5 एम्पियर, अच्छा जी। अब इधर गया 10, इधर गया 5, तो इसका मतलब इधर से कितना आया होगा 15, तभी तो 10 और 5 जाएगा इधर। ओके, इस ब्रांच में करंट कितना हो गया 15 एम्पियर, है ना, सिंपल सा सर्किट है। ओके, अच्छा जी, और देखिए हाँ, एक मिसकंसेप्शन है जनरली बच्चों को रहता है, अगर मैं बोलूं कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट भी 0 रहेगा, नहीं, इट डज नॉट इंप्लाई दैट, इसका मतलब ये नहीं है। V तो कितना होता है I इंटू R, तो अगर V 0 है तो इसका मतलब I इंटू R का प्रोडक्ट 0 है, I इंटू R का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब तो आइदर I इक्वल टू 0 और आइदर R इक्वल टू 0, आइदर I इक्वल टू 0 और आइदर R इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। मैं V 0 का मतलब I 0 हो नेसेसरी ये तो नहीं है ना, R 0 होगा तब भी तो R वैल्यू 0 होगी तब भी तो V क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर 2 पॉइंट्स में होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब उसके बीच में करंट 100% 0 होगा, नहीं हो सकता है दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस 0 हो। रेजिस्टेंस 0 कितना माना जाता है, अपन किनका नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, कनेक्टिंग वायर का। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि देखिए जरा, मैंने आपको बोला कि जैसे मान लो ये है 5 ओम, सिंपल सा, ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी भाई, 20 वोल्ट भाई, इसको 0 मान लेंगे तो ये कितना हो गया 20, ये 20 तो ये भी 20, ये 0 तो ये भी 0, ठीक है। अच्छा, तो ये 20 तो यहाँ से आता कोई डिवाइस तो लगी नहीं ना, रेजिस्टर ना कुछ, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हुआ नहीं, तो 20 का कितना रहा 20। अच्छा, अब मैं अगर इस सर्किट में करंट पूछूं तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 20, तो 20
और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो मेरे हिसाब से करंट चलेगा 4 एम्पियर और किधर से चलेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये 4 एम्पियर करंट इधर से चलेगा। तो देखो अगर मैं कहूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट कितना है 4 एम्पियर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट कितना है 4 एम्पियर, जबकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से 0 है, क्योंकि इनका R 0 है, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो ये नेसेसरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में करंट भी 0 होगा, ठीक है। हो सकता है रेजिस्टेंस 0 होगा ना। जैसे देखो एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, सिंपल सा। जैसे मैंने आपको बोला कि ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम, ठीक। इधर से मैंने इसको जोड़ा हुआ है, इधर से मैंने इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा वैसे तो कैपेसिटर में जो कैपेसिटर वाले सर्किट सोल्व किए थे तो आपको पता होगा ये तीनों रेजिस्टर कैसे हैं पैरेलल में, है ना। पर अभी अपन ने पैरेलल सीरीज नहीं पढ़ा है, इसलिए अपन इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखो अगर इस पॉइंट को मैं 0 मान लूं तो ये कितने पे हो जाएगा भाई 100 पे हो जाएगा। अब ये 0 पे है तो ये भी कितने पे होगा 0 पे, ये 100 पे है तो ये भी कितने पे होगा 100 पे। अच्छा ये 100 पे है तो ये वाला भी कितने पे होगा भाई 100 वोल्ट पे ही होगा, राइट। तो यहाँ से आकर कोई डिवाइस तो लगी नहीं है, तो यहाँ से आकर तो इस लाइन का तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं होगा, है ना। और वैसे कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना रहता है 0। अच्छा ये वाला 0 पे है तो ये वाला भी 0 पे होगा, बात समझ आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले रेजिस्टर में कितना करंट, तो पहले का एक एंड कितने पे है 100 पे और दूसरा एंड कितने पे है 0 पे। तो पहले का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 और 0 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 100। तो करंट किधर चला हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चला, कितना चला V by R यानी 100/10, तो कितना चला 10 एम्पियर। चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 100, तो करंट किधर चला हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी इस डायरेक्शन में, कितना चला 10 एम्पियर। भाई V by R क्या है ना। तीसरे में ये 100 पे है और ये कितने पे है 0 पे, तो इसमें से जो करंट चला वो कितना चला 100/10 यानी 10 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन ये था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द दिस वायर, इसमें से मुझसे करंट पूछा गया था कि इसमें कितना करंट जाएगा, ठीक है। देखो सवाल वापस से समझिए। सवाल था एक 10 वोल्ट की बैटरी थी, 3 रेजिस्टर 10 ओम कैसे लगे हुए थे, ये कनेक्टिंग वायर ये कनेक्टिंग वायर लगा हुआ था। मुझसे पूछा कि ऊपर वाले में करंट कितना जाएगा, तो मैंने सिंपल लिखा देखो ये 0 तो ये 0, ये 100 तो ये 100, ये 100 तो ये 100 और ये वाला 0 तो ये वाला 0, ठीक है। अच्छा अब मुझसे पूछा है इस वायर में से करंट, अगर मैं देखूं इस वायर का एक एंड कितने पे है 100 पे और इसका दूसरा एंड भी कितने पे है 100 वोल्ट पे है। भाई ये देखो थोड़ा ये 10 ओम को ऊपर लिख देता हूं मैं, ये 10 ओम और 10 एम्पियर ये 10 ओम, ठीक है। अच्छा देखो इसका एंड कितने पे 100 पे, इस वायर का एंड भी कितने पे 100 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के क्रॉस कितना है 0। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर करंट भी 0 है भाई, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है देखो 100 पे या 100 पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पर इसका मतलब ये नहीं कि करंट 0 है ना, क्योंकि ये कैसी वायर है कनेक्टिंग वायर है भाई, इसका तो रेजिस्टेंस 0 है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसका मतलब तो R भी 0 हो सकता है ना, यहाँ तो गारंटेड R 0 ही है, इससे R लग ही नहीं रहा, तो करंट तो भाई निकालना पड़ेगा। अच्छा जी दूसरी बात, अब इन सब में समझ में आया इनमें करंट कैसे निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस 100 10 का डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस 100 10 का डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस 100 10 का डिवाइड, डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब देखो अगर आप गौर से देखो तो इस जंक्शन पे देखो तो 10 एम्पियर करंट इधर गया और 10 एम्पियर इधर गया, यानी इस वाली ब्रांच से कितना आया 20 एम्पियर, कितना आया 20 एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट था उसमें से 20 एम्पियर करंट इधर गया 10 एम्पियर इधर, तो यानी टोटल करंट कितना चला भाई साहब 30 एम्पियर, कितना चला 30 एम्पियर करंट चला। अच्छा तो देखो तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा R टोटल, तो टोटल वोल्टेज कितना भाई 100 अपॉन टोटल करंट कितना 30 भाई V by I होता है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 10/3, कितना होगा 10/3, ठीक है। आगे सीरीज पैरेलल जाके पढ़ लेंगे तो आपको तीनों बताओगे 10 10 10 तीनों कैसे हैं पैरेलल में, तो आप उस टाइम तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे रेजिस्टेंस जो टोटल होता है वो कितना होता है R/N, तो 10/3 हो जाता है, ठीक है। पर फिलहाल आप ये देखो
कि पूछा गया था इस वायर में से करंट, तो देखो सबसे पहले इस वायर के कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0, पर करंट 0 नहीं है ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि V इक्वल टू 0 इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट I इक्वल टू 0। चलिए भाई और छोटी सी बात करते हैं। चलिए जी जैसे कि कोई सर्किट बना लीजिए, चलो छोड़ो अब छोटी मोटी सर्किट क्या सोल्व करेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट जो सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी सर्किट चालू हो जाएगी, वहाँ से आपकी सर्किट थोड़ी सीरीज पैरेलल की क्वेश्चन करने हैं, फिर किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन करने करते हैं ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक ठीक है आपका ना। अच्छा जी अब देखिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स का, इसकी लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन देखो ओम्स लॉ जो है ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि जो हर जगह हर कंडीशन में एप्लीकेबल है ना। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इन कंडीशन के अंदर ही ये लग पाता है, या ये लिमिटेशन है इसके बाहर ये कभी भी नहीं लग पाए। जैसे यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटेशन Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, इसको कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। पर जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, ये फिक्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर फिक्स कंडीशन के अंदर ये एप्लीकेबल हो सकता है, यानी इसके साथ कुछ कंडीशंस ऐड होती हैं। जब भी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? पहली लिमिटेशन, ठीक है, अगर V और I की जो प्रोपोर्शनलिटी जो है, यानी जो ओम्स लॉ था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी वैलिड नहीं रहती है लास्ट तक, यानी खत्म हो जाती है ना चीजें का मतलब कि अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसके लिए मैंने V और I का ग्राफ बनाया, पर V और I की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ग्राफ उससे डेविएट कर जाता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस ऐसी है जिसके लिए मैंने V और I ग्राफ बनाया प्रैक्टिकली, और V I ग्राफ ऐसा आया, इसका मतलब उसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ऐसी कंडीशन, क्योंकि ओम्स लॉ तो देखो ये डॉटेड लाइन है, ये किसके लिए है? ये तो ओम्स लॉ है, ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ना, स्लोप कांस्टेंट। भाई ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय, हाँ एक चीज और देख लीजिए, V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ नहीं है भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ है। ये V इक्वल टू IR में R का कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। अब मैं कहूँ V इक्वल टू IR, तो मुझे क्या पता R कांस्टेंट है या नहीं है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो पक्का सी ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन। पर ऐसी कोई डिवाइस जिसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो उस डिवाइस के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। और ओम्स लॉ अगर वैलिड, क्या उस डिवाइस के लिए V इक्वल टू IR वैलिड होगा? यस सर, उसके लिए V इक्वल टू IR तो वैलिड होगा। भाई किसी भी पॉइंट पे मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे V अपॉन I, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं तो V बाई I, तो देखो रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे अलग लगाएगा भाई, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस क्या आता है, ग्राफ के स्लोप के बराबर ही होगा ना, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट चलेगा, और ग्राफ में जा रहा है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो देखो V इक्वल टू IR से आप किसी भी पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, पर क्योंकि रेजिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो R क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? देखो अब तो क्या इसी डिवाइस के लिए V इक्वल टू IR वैलिड है? यस सर, V इक्वल टू IR से तो मैं R निकालना चाह रहा हूं, और वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इससे तो मुझे पता चल रहा है कि इस डिवाइस पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो R क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसी डिवाइस नॉन जिनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, नॉन ओमिक डिवाइस कहलाते हैं। तो मैं कहूं क्या नॉन ओमिक डिवाइस के लिए V इक्वल टू IR वैलिड है? यस सर। क्या ओम्स लॉ वैलिड है? नहीं है। ओम्स लॉ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ये ओम्स लॉ नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी, दूसरा देखिए, ठीक है, उतनी आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सिंपल से ये ध्यान के, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन होती है V और I की, वो फुलफिल नहीं होती है, वो नॉन ओमिक डिवाइस कहलाती है। आप सिंपल से लिमिटेशन ये याद रखें, उनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है और वो नॉन ओमिक डिवाइस कहलाती है। आप तो इतना से याद रखें, ये
एक लाइन और एक ग्राफ। अब इतना से याद रखिए, ठीक है। और ये बात समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी लिमिटेशन, अच्छा, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके लिए जो वी आई ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। कहां से स्टार्ट नहीं हो रहा? ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो भी नॉन ओमिक डिवाइस कहलाएगी और उन डिवाइस के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। भले ही वो जो स्ट्रेट लाइन आ जाए ग्राफ, यानी जो अगर कोई डिवाइस ऐसी है जिसके लिए ग्राफ ऐसा आया है, ऐसा, तो उसके लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i में अगर आप i 0 रखोगे तो v की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर ओरिजिन से, तो ऐसी कंडीशंस में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है ना। थर्ड केस, देखिए थर्ड केस, ऐसी कोई डिवाइस जैसे मान लीजिए उसके साथ सिर्फ मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज करूं, यानी बैटरी अगर देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए 5 ओम का रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं बेटा करंट कितना चलेगा? तो आप कहोगे सर जी देखो ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो सर जी 2 एम्पीयर करंट चलेगा इधर से इधर। अगर मैं कहूँ बैटरी की अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, जैसे ये हो गया, तो देखो ये 10 वोल्ट सिर्फ, और कुछ भी चेंज नहीं किया, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, करंट वैल्यू 2 एम्पीयर। तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो इधर करंट था 2 एम्पीयर, इधर करंट हो गया इधर। अगर तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पर कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें आप बैटरी को ऐसे लगाओगे तो कुछ करंट, और ऐसे लगाओगे पोलैरिटी जैसे ही चेंज करोगे उसकी, तो करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी डिवाइस जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड बैटरी की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, यानी बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करने पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ऐसी डिवाइसेस के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ऐसी डिवाइस भी नॉन ओमिक डिवाइस कहलाते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोला कि ऐसी कोई भी डिवाइस, जैसे ये है, ये रजिस्टर है, इसमें तो आपने चेंज किया, करंट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, इनके लिए ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक है। पर ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके लिए बैटरी की पोलैरिटी चेंज की जाए विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, देन also magnitude of current changes, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, तो ऐसी डिवाइस कहलाते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। एग्जांपल आप नाम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे डायोड हो गए, क्या हो गए? डायोड। उसमें बैटरी को ऐसे जोड़ोगे तो रिवर्स बाइस, ऐसे जोड़ोगे तो फॉरवर्ड बाइस, है ना, वो भी लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर फिलहाल तो आप ऐसा समझिए, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके लिए बैटरी की पोलैरिटी चेंज की जाए और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो उसमें वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी, वो भी नॉन ओमिक डिवाइस कहलाएगी। एग्जांपल क्या हो गया? डायोड। क्या हो गया? डायोड, ठीक है। अच्छा जी, ऐसी डिवाइस के लिए जैसे जब बैटरी को आपने एक पोलैरिटी जोड़ा, मान लो ग्राफ ऐसा आया, दूसरी ये V है, ये I है, तो देखो V इधर पॉजिटिव था, पॉजिटिव से इधर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आपने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो देखो करंट का मैग्नीट्यूड, ये दोनों ग्राफ एकदम सिमिलर नहीं आ रहे हैं ना, ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, ना। इसका मतलब करंट देखो इतने वोल्ट पे इधर करंट इतना था, तो इतनी दूर इतने वोल्ट पे करंट इतना था, क्या करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? यस सर। तो ऐसी भी डिवाइस कैसे कहलाती है? नॉन ओमिक डिवाइस, इनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायोड, ठीक है। अच्छा जी, और चलिए फोर्थ चीज जहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, फोर्थ केस, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके लिए वी आई रिलेशन यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होता, यूनिक का मतलब देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो i को डबल करोगे, v को डबल करोगे तो i भी डबल, v को ट्रिपल करोगे तो i भी ट्रिपल, v को हाफ करोगे तो i भी हाफ, यानी एक पर्टिकुलर i की वैल्यू के साथ एक पर्टिकुलर v की वैल्यू होगी। अगर v और i में से आप किसी को भी चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर करंट वैल्यू, जैसे 1 एम्पीयर के साथ 5 वोल्ट आ रहा है, तो अब 5 वोल्ट किसी भी करंट के साथ नहीं आएगा, इसको बोलते हैं यूनिक रिलेशन, यानी एक पर्टिकुलर I की वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर V की वैल्यू होगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता एक ही I दो अलग अलग V के ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे 5 वोल्ट है तब भी 1 एम्पीयर है, 10 वोल्ट है तब भी 1 एम्पीयर करंट है, यानी दो अलग अलग वोल्टेज पे सेम करंट नहीं आ सकता, क्योंकि V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आई है ना, तो V चेंज हुआ तो I तो चेंज हो गई। पर ऐसे कोई डिवाइस जिसके लिए ये V I रिलेशन यूनिक नहीं है, क्या नहीं है बेटा? The devices for which VI relation is not unique
आर ऑल्सो नोन एज नॉन-ओमिक डिवाइस। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई डिवाइस है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा। तो देखो आई की इस वैल्यू के लिए V की दो वैल्यू आएंगी, यानी इतने वोल्टेज में भी करंट इतना ही है, इतने वोल्टेज में भी करंट इतना ही है ना, यानी VI का रिलेशन यूनिक नहीं है। ऐसी डिवाइसेस के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, ये ग्राफ जो बना हुआ है फिलहाल, ये गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? गैलियम आर्सेनाइड का ना, ये भी नॉन-ओमिक डिवाइस कहलाएगी। ऐसी डिवाइस के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, नॉन-ओमिक डिवाइस कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नॉन-ओमिक डिवाइस के लिए क्या ओम्स लॉ वैलिड होता है? नहीं होता। क्या V=IR वैलिड होता है? यस सर, ये तो वैलिड होता है। चलिए जी, नेक्स्ट 2 पॉइंट छोटे छोटे और अपन को करने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। थैंक यू।